राहुल गांधी अपने 2 रोजा जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। राहुल गांधी के इस दौरे को सियासी एतबार से काफी अहमियत दी जा रही है। इंतखाबी सियासत से में खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिलने के सबब पार्टी पर एक तरह से अपना वजूद बचाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी का मौजूदा दौरा वादी में पार्टी की सियासी जमीन को दोबारा हमवार करने की कोशिश का सिलसिला है। उनकी तकरीर में भी इसकी झलक दिखाई दी। जम्मू कश्मीर को अपने पुरखों का आबाई वतन बताते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हुकूक की जद्दोजहद में वो यहाँ की आवाम के साथ हैं। मरकजी हुकूमत की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि स्टेट हुड की बहाली तक कांग्रेस की जद्दोजहद जारी रहेगी। आज बात इन्हीं मुद्दों पर होगी, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इस वक्त श्रीनगर दौरे पर हैं। दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर को अपने पुरखों का आबाई वतन बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी कश्मीरी पंडित हूं और जम्मू कश्मीर के हुकूक की जद्दोजहद में यहां के अवाम के साथ हूं। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। दिल्ली से पहले मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहाँ रहता है। तो मुझे लगता है जब मैं फ्लाइट में यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूँ घर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि स्टेट हुड की बहाली तक कांग्रेस की जद्दोजहद जारी रहेगी। राहुल ने मरकजी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मोदी सरकार से जरा भी नहीं डरते और वो मोदी सरकार का मुकाबला आखिरी वक्त तक करेंगे। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं और हम लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को और जो उनकी विचारधारा, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने माता खीर भवानी मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद हजरत बल दरगाह होते हुए वो श्रीनगर में नए तामीर हुए कांग्रेस भवन पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने वही बातें दोहराई जो वो अक्सर अपनी रैलियों या कारकुनान की मीटिंग्स में कहते रहते हैं, जैसे मैं नफरत के खिलाफ लड़ता रहूंगा, हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, मुल्क में साफ सुथरे तरीके से इंतखाबात होने चाहिए। ये राहुल के ऐसे बयान हैं जो हमेशा सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन आखिर में सवाल यही है कि आखिर पीएम मोदी राहुल को कैसे डरा रहे हैं, जिस पर वो कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस चर्चा में जो खास मेहमान मेरे साथ शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहूंगी। याकूब मलिक साहब हैं बीजेपी से, इसके साथ ही इफ्रा जान है नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पोक पर्सन है, सुरेंद्र सिंह चन्नी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस लीडर हैं, रुचि चौहान खान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, सोशल एक्टिविस्ट है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत खैर मकदम है जी सलाम पर। याकूब मलिक साहब, जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात होंगे ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है, कोशिशें हो रही हैं, हदबंदी के बाद पूरी चीज प्रोसेस में आएगी, लेकिन उससे पहले जैसे अब सियासी जमीन तैयार करने की कांग्रेस की जानिब से कोशिश हो रही है, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस अपने पुराने वजूद में लौट पाएगी? राहुल गांधी आज जब जम्मू कश्मीर पहुंचे 2 रोजा दौरे पर, देखिए जी शबनम जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है याकूब मलिक साहब। शबनम जी, मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जो कश्मीर का दौरा आजकल है, तो ये जख्मों के ऊपर नमक डालने के बराबर है। वो इसलिए मैं कहता हूं कि जो 370 का जो मसला इन्होंने मसला जो उठाया है, जो 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया है, तो यह तो कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस की वजह से ही 370 खत्म हो चुका है।
370 कांग्रेस ने ही खत्म किया, इसलिए क्योंकि इन्होंने परमिट नहीं किया था 370 को, इन्होंने परमिट नहीं किया था 35 को, जिसकी वजह से आज ये डंडोरा पीट रहे हैं हर मुल्क में, हर देश में, हर हमारे रियासत में, हर स्टेट में। आज राहुल गांधी जी कश्मीर के दौरे पर भी 370 का अलापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस की देन है और कांग्रेस का ही इसका कसूर है, कांग्रेस वाले इसके जिम्मेदार लोग हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को भी ये भी एहसास करना चाहिए कि कांग्रेस ने ही जम्मू कश्मीर में जो खून खराबा शुरू हुआ है, ये कांग्रेस के दौर में ही खून खराबा शुरू हुआ। मिलिटेंसी जो हुई है ये कांग्रेस ही शुरू कराई, इनके दौर में मिलिटेंसी शुरू हुई है। क्योंकि 77 में जो वाक़ा हुआ है, 77 में जो वाक़ा हुआ है, सईद सलाहुद्दीन जो है मोहम्मद यूसुफ शाह, वो कैसे बना सईद सलाहुद्दीन? मोहम्मद यूसुफ शाह को सईद सलाहुद्दीन बनाने वाले कांग्रेस के लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी है उमर अब्दुल्ला साहब, उसके जो पार्टी है वो मोहम्मद यूसुफ शाह को सईद सलाहुद्दीन बनाने का जो काम किया उन लोगों ने किया है। आज हमारे कश्मीर में देखिए 20 से 22 लाख के करीब हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं आज बेरोजगार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। आज क्या लेकर हमारे आज रियासत में क्या लेकर आए राहुल गांधी जी? याद रखना जी, शबनम जी, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं जी कि वक्त आएगा कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के लीडर्स को, इनको लोगों के सामने जवाब देना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे, भारत पूरा मुक्त हो चुका है कांग्रेस से। अब जम्मू कश्मीर से आने वाले टाइम में इंशाल्लाह भारत मुक्त होगा, ये हमारा मानना है, ये हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। इफ्रा जान साहिबा, कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं आता है जम्मू कश्मीर से अभी मौजूदा वक्त में, और जम्मू के अंदर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है, कश्मीर के अंदर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हालत में नजर आ रही है। तो आपको लगता है कि आपको परेशान होने की जरूरत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को परेशान होने की जरूरत है कांग्रेस से? अगर आप रिसेंट चुनाव देखेंगे, डीडीसी के जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी जो है जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट्स ने उनको वोट किया है टोटल, अगर आप डीडीसी का मुआयना करेंगे। बाकी जो जम्मू और कश्मीर के 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। अगर आप उसमें भी जम्मू का मुआयना करेंगे, अभी ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, वहां एक दूसरी पार्टी उभर के निकल रही है जिस पार्टी का नाम है एकजुट जम्मू। वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि जम्मू ने कोरोना के पैंडेमिक में बीजेपी ने वहां कंप्लीट मिस गवर्नेंस किया, वहां लाशों के ढेर बहे, वहां का डेथ रेट जो था वो नेशनल एवरेज के ट्वाइस डेथ रेट था, 2 टाइम्स डेथ रेट रहा जम्मू का। इस वजह से बीजेपी जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स भी गंवा रही है। जहां तक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन उनका सवाल है, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए, बहुत जल्दी उनका जवाब दे देती हूँ। वो अजीब सी बात, तो मुझे मतलब इस बात पे हंसी आ जाती है कि अगर आप देखेंगे बीजेपी की सरकार ने अपने हर इलेक्शन मैनिफेस्टो पे, जहां पे भी यूपी में वो इलेक्शन अभी करवा रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में इलेक्शन करवाए, उसके बाद वो हर जगह लिखते हैं कि हम लोगों ने 370 को हटाया। वो एक टिप्स बना के लिखते हैं कि 370 को हटाया हम लोगों ने, इसीलिए हम लोगों को वोट करो। लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो कहते हैं हम लोगों ने नहीं हटाया इसको, ये तो कांग्रेस ने हटाया था, कांग्रेस ने इसको हॉलो आउट कर दिया था। ठीक है सरकार, अगर कांग्रेस ने इसको हॉलो आउट कर दिया था और 370 था ही नहीं जैसा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर 370 इतना कमजोर था तो रहने देते। एक तरीके से कहते हैं कि वो इतना कमजोर था, कांग्रेस ने ये किया था कि वो था ही नहीं। दूसरी तरफ से यही लोग आके 370 को हटा के पूरे देश में डिंडोरा पीटते हैं, ये बात करते हैं बेरोजगारी की। लेकिन ये आंकड़े अगर मैं इनको दे दूं, 2010 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू और कश्मीर में थी, बेरोजगारी 3.5% थी। 2020 में सीएमआई की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट करती है कि बेरोजगारी 16% है, यानी 400% इंक्रीज हुआ है बेरोजगारी में जब से बीजेपी की सरकार। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की सरकार आज जम्मू और कश्मीर करीबन पिछले 7-8 साल से है। पहले तो जो उन्होंने पीडीपी के साथ अलायंस किया था वो 4-5 साल, और उसके बाद एब्रोगेशन के 2-5 साल। जिस डायरेक्ट कंट्रोल में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एलजे की सरकार की तरफ से। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी जो है पिछले 7-8 साल से जम्मू कश्मीर को रूल कर रही है। सवाल यह है कि इन्होंने क्या अचीव किया।
आज ही इनके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको बताती हूँ, बीजेपी की सरकार तभी तो रूल कर रही है ना। भारतीय जनता पार्टी को मंडेट दिया देश के पूरे लोगों ने, देश ने। एक सेकंड याकूब मलिक साहब, आऊंगी मैं आपके साथ, एक एक करके बात करेंगे। याकूब मलिक साहब एक एक करके बात करेंगे, आपके पास में आऊंगे, आप अपना पक्ष रखिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। शबनम जी मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में, शबनम जी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो अगर सरकार किसी पार्टी ने चलाई वो चलाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ठीक है, और कांग्रेस के साथ ठीक है याकूब मलिक साहब, इन लोगों ने कत्लगाड़ किया यहाँ पे। ठीक है याकूब मलिक साहब, 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 एक सेकेंड इफ्रा जान जी कंप्लीट कर लें तब आप जवाब दीजिएगा, आपको पूरा वक्त दूंगी मैं। थैंक यू मैम। कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में बीजेपी जो है उसको मैंडेट मिला है। 2 साल पहले उनको मैंडेट बिल्कुल नहीं मिला था। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में जितनी भी आवाम है 1 करोड़ 20 लाख लोग, उनका वोट करने का अधिकार छीन लिया। वो वोट जिस वोट से वो अपने कानून बनाते थे और जिस वोट से वो अपना बजट कंट्रोल करते थे और अपना एक चीफ मिनिस्टर चुना करते थे जो सारे राज्यों में होता है। 2 साल पहले 1 करोड़ 20 लाख लोगों से वो वोट छीना गया और इसीलिए तब से बीजेपी की सरकार जो है यहाँ बैठी हुई है। उन्हें किसी ने नहीं चुना है, हमारे एलजी साहब को किसी ने नहीं चुना है, गवर्नर को कोई चुनता है क्या? तो ये कहते हैं किसी ने मैंडेट दिया है। जम्मू और कश्मीर की सरकार के लोगों के पास वोट ही नहीं है तो बेचारे इनको क्या मैंडेट देंगे। जहां तक पिछले 70 साल की बात करते हैं, ये कि पिछले 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना रही है, जीतते ही आज ही का दिन था 1953 में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट कर दिया गया था। उसके 22 इयर्स तक वो जेल में बंद थे। आप समझ लीजिए कि ये जो पूरी गेम है, गेम एक ही जैसी चलती है, इसमें मुखौटे बदलते हैं। प्रॉक्सी पार्टीज को खड़ा कर दिया गया और आज ही के दिन 22 इयर्स तक जम्मू और कश्मीर। लेकिन इफ्रा जी बीजेपी तो 2008 में वहां मजबूत हुई ना, या बीजेपी इख्तिदार नहीं कहूंगी मैं, बीजेपी 2008 में सरगर्म हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। उससे पहले तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही थी, ये तीनों पार्टियां मजबूत थी वहां पर। जो बीजेपी का मजबूत होना था उसकी 2 वजह थी। जब अमरनाथ लैंड ड्रॉ हुआ, अमरनाथ लैंड ड्रॉ में जम्मू और कश्मीर का थोड़ा सा आपस में इख्तिलाफ हो गया। जब पीडीपी की सरकार ने एक प्रपोजल बनाया था कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी जाएगी, वो फर्स्ट एजिटेशन थी जिसकी वजह से थोड़ा कम्युनल पोलराइजेशन हुआ और बीजेपी को सपोर्ट मिला। उससे पहले तक पैंथर्स पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो जम्मू में काफी स्ट्रांग रहा करती थी। और अगर आप आज भी देखेंगी तो आज भी जो बीजेपी है उसकी इंपॉर्टेंस जम्मू में बहुत घट रही है। ठीक है, और जम्मू में उनके खिलाफ एक विरोध हो। ठीक है इफ्रा जी, सुरेंद्र सिंह चन्नी कांग्रेस लीडर है मेरे साथ, वो भी जुड़ गए हैं। खैर मकदम करना चाहेंगे सुरेंद्र चन्नी जी, आपसे ही मैं सीधा सवाल लेती हूँ। जम्मू कश्मीर 2 रोजा दौरे पर रहे राहुल गांधी, खीर भवानी मंदिर गए, बहुत अच्छी बात है, हजरत बल दरगाह गए, बहुत अच्छी बात है, कौमी यकजहती का पैगाम दे रही हैं। कांग्रेस को लेकिन मजबूत कैसे करेंगे आप मुझे बताइए। एक भी सांसद आपका जम्मू कश्मीर से नहीं आता है। 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस का जो इक़्तिदार है, जो कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आती थी, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जनाधार कैसे मजबूत करेंगे? आपको गलतफहमी है क्योंकि 2014 में हमारे विधायक थे और पावर में बीजेपी और पीडीपी ने हुकूमत बनाई थी। मेरी बात, मैं आपको एक बात कहूं कि जहां तक जम्मू कश्मीर रियासत के राहुल जी का दौरे का ताल्लुक है, क्योंकि मुझे आज की डिबेट में यही बुलाया गया कि राहुल जी का दौरा है जी और वो आज वापस गए हैं तो उस पर चर्चा होगा। तो सीधी बात है, राहुल जी जो उनके दादाजी थे नेहरू जी, जो उन्होंने यहाँ पे आके काम किया, जो गांधी जी को यहाँ पे रोशनी की किरण नज़र आई थी, उन्होंने अब जो शुरुआत है जम्मू कश्मीर, एक नए जम्मू कश्मीर की, वो आज उन्होंने यहाँ से शुरू करवाई और जम्मू कश्मीर कार्यकर्ता के अंदर एक नई जान डालने की कोशिश की है, जिससे कार्यकर्ता आज बहुत खुश था। और राहुल जी के दौरे से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा कार्यकर्ता को, उनके हौसला अफजाई हुई, क्योंकि अब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद उनका ये पहला दौरा था। और इस दौरे का एक महत्वपूर्ण ये था कि कार्यकर्ता जो है हमारा, उसकी साम लेना और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो एक मैसेज दे के गए कि हम प्यार से आपसे बात करते हैं, आप प्यार चाहते हैं आपसे और हम प्यार आपको देंगे। और
जहां तक ताल्लुक है कांग्रेस के पावर में रहने का, यहाँ पे आपको मालूम है, मैंने कईयों सौ बार बोला कि आपके 1996 के जब इलेक्शन हुए थे और 1996 के पहले जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए उसमें किसी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। 90 की मिलिटेंसी के बाद एक कांग्रेस वाहिद जमात थी जिसने पार्टिसिपेट करके और यहाँ पे एमपीज बना के, और दिल्ली में जो सरकार बन रही थी हमारे एमपीज वहाँ पे गए थे। और 1996 में फारूक साहब और हम लोग सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और फारूक साहब चीफ मिनिस्टर बने थे। और अगर हम 1996 में उड़ी से लेकर काजीगुंड, झूला पुल से लेकर काजीगुंड तक हम पीस मार्च नहीं करते तो आज ये लोग यहाँ पे बातें नहीं करते, ये लोग सरकार में नहीं होते और यहाँ पे कोई भी सरकार यहाँ पे नहीं बनती। और कांग्रेस ने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं ये सुधरें, चाहे वो 90s के दशक में थे, और उसको लेके हमने 96 में फिर डेमोक्रेटिक सट्टा बहाल किया। तो रही बात हमारी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जो यहाँ पे तकलीफ़ात हैं इनको कैसे दूर किया जाए, लोगों के जो एहसासात हैं यहाँ पे, जो उनके जो सेंटीमेंट्स जुड़े हैं, जब अभी यहाँ की एक स्टेट थी जो पुरानी, पहले एक मुल्क होता था, फिर रियासत बनी और रियासत के बाद उसको यूटी बनाया गया, और उस यूटी को बनने के साथ साथ हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे दोबारा वो जो स्टेटस है उसको बहाल किया जाए। ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए, एक सेकेंड जी, मैं इसको जवाब देना चाहता हूँ। जी बोलिए। हाँ जी, मैं चन्नी सिंह जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं कि राहुल जी ने अभी तकरीर में कहा श्रीनगर में कि मैं भी एक कश्मीरी पंडित हूं। तो तब कहां थे राहुल जी जब कश्मीरी पंडितों को यहां से निकाला गया कश्मीर से? तभी आप लोगों की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। आज तो वो कश्मीरी पंडित क्यों नहीं थे? आज राहुल जी को कश्मीर याद आ गया। अरे भाई साहब, आपकी वजह से ही ये 370 को हटाया गया, क्योंकि आपने परमिट नहीं किया था इसको। और आप 370 क्या नेहरू जी कश्मीरी पंडित, क्या नेहरू जी पंडित नहीं थे? क्या नेहरू जी पंडित नहीं थे? क्या जब यहाँ पे 90 माइग्रेशन हुई और यहाँ की माइग्रेशन जो थी, क्या आपको जब पंडित रिहेबिलिटेशन जो है वो कांग्रेस के दौर में हुई है? जगती में जो प्लाट्स बने कांग्रेस की बदौलत हुए हैं। आपके काजीगुंड से लेकर उड़ी तक जितने भी फ्लैट्स बने हैं माइग्रेंट को रिहेबिलिटेट करने के लिए, वो कांग्रेस दौर में बने हैं। इनकी आप ये बताएं कि इस दौर में आपको क्या मिला? आप ये बताएं कि इस दौर में पंडित बरादरी को क्या मिला? कांग्रेस ने तो आज भी चाहती है, पहले भी चाहती थी कि पंडित बरादरी जो है वो वापस यहाँ पे आए। राहुल गांधी कश्मीरियत की बात करते हैं यहाँ, एक मिनट, राहुल गांधी कश्मीरियत की बात करते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? क्योंकि हमें कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। आप सेंटर में भी थे, यूपी 1, मैंने आपको ये कहा, मेरी अर्ज सुनिए, मैं आपको ये बताऊं कि आज तक पंडित रिहेबिलिटेशन आप मैं गिन के दूंगा। मैंने आपको पहले कहा कि जगती में करोड़ों रुपए की लागत लगा के जहां रिहेबिलिटेट किया गया इनको, वो कांग्रेस दौर में हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ। दूसरी बात, आप अगर कश्मीर के अंदर देखोगे जो जितने भी मुलाजिम लगे हैं वो पीएम पैकेज मनमोहन सिंह के दौर में हुआ। आप अगर देखोगे इनको उड़ी में जो जितने भी फ्लैट्स बने कांग्रेस दौर में बने, शेखपुरा में कांग्रेस दौर में बने, आपके काजीगुंड में कांग्रेस दौर में बने, पुलवामा में कांग्रेस दौर में बने। अब मुझे बताएं, नौकरियां भी दी कांग्रेस ने और रिहेबिलिटेट भी कांग्रेस ने किया। अब आप मुझे, मेरे सामने टीवी नहीं है, मुझे ये पंडित जी बताएं, बेकार हो जाएगी ये डिबेट, मुझे ये बताएं कि इस दौर में आपको क्या मिला? अगर इस दौर में कुछ बहुत ज्यादा मिला है तो वो मुझे बयान करके बताएं। ये सवाल मैं लूंगी ना सर, बीजेपी से लूंगी मैं। एक मिनट, याकूब मलिक साहब, मेरी आवाज सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए काम कर रही है, जो भी मुलाजमत हुई है यूपीए सरकार में हुई है कश्मीर के अंदर। मेरा सवाल आपसे ये है, आप मरकज में हैं, कश्मीरी पंडितों की वापसी आप कराना चाहते हैं, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, कश्मीरी पंडित वापस आएंगे और जरूर आएंगे, और उनको हम दिल से भी लगाएंगे और उनको वापस भी बसाएंगे। टाइम आ रहा है इंशाल्लाह। कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों को हमेशा धोखा दिया है और आज भी वो धोखे में नहीं आएंगे। कश्मीरी पंडित जान चुके हैं कि कांग्रेस ने जितने भी वादे आज तक कश्मीरी पंडितों के साथ किया, उन्होंने हमेशा उनके साथ खिलवाड़ किया। उनको नौकरियां नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार संभाली और जो पीएम पैकेज दिया वो किसने? बीजेपी ने दिया? किस गवर्नमेंट ने दिया आपको? जो पीएम पैकेज था वो किसने दिया इनको? जो इनके फ्लैट्स बने वो किसने बनाए? कोई नई चीज बताओ जो आप लोगों ने की आज।
कोई नई चीज बताओ जो आप लोगों ने की है। हम कश्मीर में, मैं कश्मीर में रहने वाला हूं, मैं कोई बॉम्बे से या दिल्ली से कोई यहाँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से नहीं हूं। मुझे पता है कि यहाँ पे गिनती में कश्मीरी पंडित कितना रह रहा है, सिख कितना रह रहा है, हिंदू कितना रह रहा है, मुस्लिम कितना रह रहा है। इस किन की बात कर रहे हो? हाँ, हमें खुशी होगी अगर आप कोई कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए कुछ नया काम करोगे, हम बहुत ज्यादा खुश होंगे। आप उनकी रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचो। अगर आपने उनको रिहेबिलिटेट करना था, आपने तो वोट ही लिया कश्मीरी पंडित पे। ठीक है, आपने पंडित रिहेबिलिटेशन पे वोट लिया। मैं जवाब ले लूं इफ्रा जान जी का छोटा सा, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। मैं बस एक दो पॉइंट्स। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन जो है, उन्होंने कहा कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उस टाइम पे सरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी। बिल्कुल गलत। इतिहास खोल के देख लीजिए, ज्यादा दूर नहीं है। 1990 में सरकार वीपी सिंह की थी और वीपी सिंह की सरकार जो थी बीजेपी के समर्थन के साथ बनी थी, यानी बीजेपी जो थी तब पावर में थी। इंटरेस्टिंगली जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, बीजेपी की आप 19 जनवरी 1990 को ही क्यों देख रहे हैं? कश्मीरी पंडित एक साथ एक बार ही उन्होंने पलायन नहीं किया है। मुझे जवाब देते एक बार में उन्होंने पलायन नहीं किया, उससे पहले दूसरी हो गई थी पलायन की तो शुरुआत। उससे पहले क्योंकि वही डेट जो है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा डिबेट। याकूब मलिक जी बोलने दीजिए ना, ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा ना। मुक्त भी होगा और कांग्रेस पहले मुक्त हो चुका है। ठीक है, जवाब देते दीजिए सर जी। सो 1990 में जब सबसे ज्यादा 98% कश्मीरी पंडित्स निकल गए, तब सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, उनके साथ वीपी सिंह के समर्थन में उनकी सरकार थी, और एक भी बीजेपी के एमपी ने पार्लियामेंट में कश्मीरी पंडितों के बारे में उस टाइम बात नहीं की 1990 में, और ये नहीं कहा कि हम उनका मुद्दा एक बार डिस्कस करते हैं। किसी भी बीजेपी के एमपी ने उनके लिए आवाज तब पार्लियामेंट में नहीं उठाई, इवन दो वो पावर में थे। और जम्मू और कश्मीर के राज्य में 1990 में गवर्नर जगमोहन रेड्डी की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार थी उसको डिसमिस कर दिया गया। इफ्रा जान जी, आप कहना चाह रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार रही है तब तक हालात बहुत एकदम साफ सुथरे रहे हैं, बहुत ज्यादा हालात बेहतर रहे हैं जी, यही कहना चाह रही हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा सवाल है शाहीन जी। अगर लेकिन आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा देखेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहती है कि 2006 से लेके 2012 तक जम्मू और कश्मीर में जो मिलिटेंसी का पीरियड रहा है उसमें सबसे ज्यादा शांति 2006 से लेके 2012 तक रही है। ये वो पीरियड है मैम जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे कैसे चलेगा, यू नो। उस वक्त आपने रिजाइन करना चाहिए था। ठीक है, और तब रिजाइन नहीं किया। ये कैसे कि बोलने से देंगे तो ऐसे कैसे हो पाएगा पॉसिबल, यू नो। आप क्या दिखाना चाहते हैं? ऑटोनॉमी थोड़ा सा याकूब जी कब्रिस्तान भरे नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, आप लोगों ने कब्रिस्तान भर दिए हैं। एक सेकेंड, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद अपने चरम पर है, आतंकवाद अपने चरम पर था, ये जग जाहिर है। ठीक है याकूब मलिक साहब, कोई कश्मीर आप लोगों पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, कंप्लीट कीजिए, मुझे ब्रेक लेना है बहुत जल्दी। थैंक यू। तो दो जी, चलिए आऊंगी मैं आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ा है, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर के मसले क्या हैं और सियासी जमातें दावा कर रहे हैं कि कश्मीर की बेहतरी के लिए अब तक काम करती आई हैं, तो फिर कश्मीर के ऐसे हालात अब क्यों थे, क्यों अब तक इस तरह के हालात थे कश्मीर के, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
370 को और 35A को हटे हुए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 370 हटने के बाद से तमाम सियासी पार्टियों में एक उबाल देखा जा रहा है। कुछ सियासी पार्टियां यहां मुतालबा कर रही हैं कि 370 की बहाली की जाए। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अभी हम राहुल गांधी के दौरे को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से सियासी जमीन तैयार करने की जो कोशिश की जा रही है वो कामयाब हो पाएगी? ये जानने के लिए याकूब मलिक साहब, बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, आप लोग कह रहे हैं कि बहुत बेहतरी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर 370 हटने के बाद से। गवर्नर रूल वहां पर नाफिज है। मेरी आवाज आ रही है याकूब जी? आपको मेरी आवाज आपको आ रही है? याकूब जी मेरी आवाज आपको आ रही है? लगता है मेरी आवाज याकूब जी तक नहीं पहुंच रही है। सुरेंद्र जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। कश्मीर के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने की आप बात कह रही हैं, ठीक है, आप करिए, पॉलिटिकल पार्टी हैं आप, आपको अहमियत मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए कांग्रेस क्या मुत्तहिद है जम्मू कश्मीर के अंदर? गुलाम नबी आजाद को हमने G23 के प्रोग्राम में देखा था, कांग्रेस की क़यादत के ऊपर वो सवाल उठाते नजर आए थे। आप मुझे बताएं। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब, अगर आपके चैनल के माध्यम से आपने भी इसको आज कवर किया होगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आज बिल्कुल स्वयं श्रीनगर में थे और वो भी राहुल जी के साथ स्टेज पे थे। और कोई भी ऐसा नहीं होता, पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी जो होती है उसमें बातें आदमी एक कर सकता है, अगर अपने कुछ विचार हैं तो वो पार्टी के सामने रख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। क्योंकि कांग्रेस एक वो वाहिद ऐसी पार्टी है जो 135 साल पुरानी पार्टी है जिसने मुल्क को आज़ादी दिलाई है। तो हमें कोई ये बोले कि कांग्रेस वहाँ पे मजबूत है, यहाँ पे नहीं है, हमारे हर कोने कोने में वर्कर जो है वो खड़ा है। अगर वर्कर खड़ा नहीं होता तो आज हमारे यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस भरा नहीं होता। ये बात कश्मीर की है। मैं जम्मू की बात करूँगा, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर रियासत को हमेशा एक साथ देखने की कोशिश की है और इसमें खासकर क्योंकि तरह तरह के लोग रहते हैं, उसमें सरदार हैं, मुस्लिम है, हिंदू है, पंडित है, क्रिश्चियन है, हर तबके के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और जम्मू कश्मीर में खासकर यहाँ भी रहते हैं। तो हम लोग हमेशा जीतते भी आए हैं, सरकारें भी बनाई, अभी इससे पहले भी सरकारें बनाई। आपने देखा इंदिरा शेख का कार्ड हुआ, उसके बाद फारूक राजवी जी का कार्ड हुआ, उसके बाद हमने उमर साहब से सरकार बनाई, मुफ्ती साहब के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो हम सरकार में रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर 70 सालों में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की में हिस्सा नहीं लिया और सामने तामीर व तरक्की के जो प्रोजेक्ट्स हैं नहीं है, तो फिर वो कोई भी नहीं कर सकता हमारे सिवा। मैं ये कहूँगा कि इनके दौरे कार में आप देखिए कहाँ पे इन लोगों ने क्या काम किया है, चाहे वो उनकी पिछली कोलिशन सरकार थी, चाहे वो अभी की सरकार है जिसपे डायरेक्टली दिल्ली जो है वो कमांड कर रही है। तो नई चीज़ जो है, मुझे ये बताएं आप, जितने भी आपके टनल्स हैं उनका जो उद्घाटन आजकल हो रहा है वो सब पुराने हैं। आप किसी रोड का उद्घाटन करते हैं तो सब पुराने हैं। मुझे नई चीज बताएं, मुझे नई चीज बताएं। अपनी दास्तान मत बताएं। आप मेरा सवाल सुनिए। 370 आपने 70 सालों में आपने परमिट क्यों नहीं किया? आपने कश्मीर के साथ धोखा क्यों किया? अरे 370 बीजेपी का एजेंडा था, इसके बीच में नहीं जाइए भाई साहब। ये कोई भी ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा था, आपकी पार्टी का एजेंडा था, ये लोगों का एजेंडा नहीं था। 35A के अंदर क्या था? 35A के अंदर क्या था? नौकरियां हमारी जो थी वो महफूज थी। 35A के अंदर क्या था? हमारी जो यहाँ हमारी जो जमीन थी वो सुरक्षित थी। और आप लोगों का इलेक्शन मुद्दा और पार्टी का मुद्दा था, आपने उसको लागू कर दिया। लोगों के अंदर, जम्मू के अंदर आप बात करें, इनर सर्कल में जाके वहां पे क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, वो नहीं पता चलेगा। 1 मिनट उनको बोलने दीजिए ना, जब आप बोल रहे थे तो मैंने उनको भी चुप कराया था। बोलिए याकूब मलिक जी। मैं कह रहा हूं चेन्नई से, मैं चेन्नई जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। चेन्नई जी, आप लोगों ने जी बोलिए। चेन्नई जी, मैं तो आपको एक सवाल बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने पूरे देश पर आपने 70 साल गवर्नमेंट चलाई और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट आपने कश्मीर के ऊपर भी की। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, आप PDP के साथ रहे, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों ने 70 साल में 370 को परमिट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? आज अगर बीजेपी ने 370 को हटाया, उसके जिम्मेदार भी आप लोग हैं। आप लोगों ने 370 को खत्म कर दिया। तो आपने हटाया क्यों? आप इसको बचाते ना, आप इसको बचाते, क्यों हटाने दिया?
अगर हम इसको परमानेंटली कर पाए तो आप इसको बचाते, आपने क्यों नहीं दिया? अगर यहाँ पे आप लोग बैठ के सियासत करते हैं, लोगों को ये बोलते हैं कि इन्होंने गलत किया, तो आप लोगों ने क्या किया? आपने तो लोगों को जेलों में भरा दिया, आपने तो 1600 आदमी को अंदर करवा दिया, अभी भी 100 आदमी करीबन अंदर है। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया मुझे बताओ। इफ्रा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए मैं आपसे नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुतालिक सवाल करूंगी। इफ्रा जी, लोगों ने परमानेंट किया था। इफ्रा जी, कश्मीर के कानून के गुनाहगार आप है। आज जो कब्रिस्तान बने हैं, मोट के घाट उतार दिए गए हैं, वो कांग्रेस की वजह से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से कब्रिस्तान बने हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी बता रहे याकूब मलिक जी, याकूब मलिक जी, याकूब मलिक जी पूछने दीजिए सवाल। याकूब मलिक जी, इफ्रा जी से। इफ्रा जी, आपसे मेरा सवाल ये बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी पंडितों की बहाली के लिए, वापसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या क्या, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। जी, जब से कश्मीरी पंडित यहाँ से निकले हैं, तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सिर्फ 5 साल शासन में रही है। आप चेक कर लीजिए, सिर्फ 5 साल तब से हम रहे हैं सरकार में। 29 सालों में या तो पीडीपी रही, या तो पीडीपी और इनकी सरकार रही है, या तो हम डिसमिस रहे हैं। वो पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अभी कश्मीरी पंडितों के वापस आने के लिए सिर्फ एक ही स्कीम है, जिसका नाम है रिहेबिलिटेशन स्कीम। वो रिहेबिलिटेशन स्कीम जो है 2012 में मनमोहन सिंह जी ने लाई थी, और मनमोहन सिंह जी हमारे देश के एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो एक्चुअली कश्मीरी पंडितों के टेंट्स में और उनके कैंप्स में गए हैं, और वहां का एक दौरा किया था। जागती कैंप में वो गए थे, और जब उन्होंने जागती कैंप की हालत देखी थी तो उन्होंने कहा नहीं, हमको एक प्रॉपर स्कीम इनका लाना है। ये दूसरी बात है कि कांग्रेस ने उनके जेनोसाइड पे, उनकी जिंदगियों की कहानियों पे कभी वोट नहीं गिना और उनका तमाशा नहीं किया। आज भी जब कश्मीरी पंडितों की बात होती है तो मैं आपको रिमाइंड कर देती हूँ कि हमारे कांग्रेस के जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आजाद साहब ने आज भी कश्मीरी पंडितों की बात की है और कहा है कि स्टेटहुड तो मिले ही मिले, लेकिन कश्मीरी पंडितों को वापस लाओ। उनका कोई बात उनकी क्यों नहीं कर रहे? ऑपोजिशन तो बात ही कर सकते हैं, सवाल ही उठा सकते हैं। ऑपोजिशन तो सरकार में नहीं होते। आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 5 साल रही है, ठीक है 5 साल रही है, लेकिन जब दहशतगर्दी जब से वहां पनपी है, दहशतगर्दी को रोकने के लिए चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, भाई बीजेपी तो अब है ना, पीडीपी के साथ जब गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ, तब ये लोग सत्ता में आए, लेकिन वो भी पूरी तरह से अपना टर्म पूरा नहीं कर सके। अब गवर्नर रूल है, तो बीजेपी को पूरी तरीके से आप कैसे इसको दोषी ठहरा सकते हैं, कसूरवार? मुझे ये बताइए, दहशतगर्दी को रोकने के लिए आप लोगों ने क्या किया? जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है मैम, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू भी होता है, लेकिन प्राइमरीली जो नेशनल डिफेंस होता है, क्योंकि बीजेपी जो है बार बार कहती है कि ये जो दहशत है ये हमारी इंटरनल दहशतगर्दी नहीं है, ये पाकिस्तान से आती है। तो जब आपकी एक्सटर्नल इशू कोई होता है और उसमें भी एक्सटर्नल इशू इतना सीरियस होता है, वो डिफेंस और सिक्योरिटी है, ये दोनों सेंट्रल सब्जेक्ट्स है, यानी दोनों पार्लियामेंट के कंट्रोल में है। यहाँ पे मिलिटेंसी को कंट्रोल जो होता था वो इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ के अंडर था, करीबन आज से 4-5 साल पहले तक। उसके बाद जम्मू और कश्मीर पुलिस ने लिया। अभी से लेके 25 साल तक ये जो सारा मिलिटेंसी है ये कंट्रोल होता था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि सेंट्रल सीआरपीएफ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर दिया ना इफ्रा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर दिया। 370 हटाने के बाद वहां पे आपने देखा फोर्सेस की किस तरीके से जो है ताकत वहां बढ़ी है, पत्थरबाजी की जो घटना है वो बंद हो गई है। एक सेकंड, मिलिटेंसी में कमी आई है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको तथ्य दे देती हूँ, मुझे नहीं पता बीजेपी क्यों ये झूठ बताती है, क्योंकि 370 जो है इसका और मिलिटेंसी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। क्योंकि अगर आप देखेंगे 370 जो है 1953 से अभी तक कंटिन्यू था। 1953 से करीबन 1990 तक तो एक भी मिलिटेंसी का इंसिडेंट नहीं हुआ, तब 370 था। तो आप जब 40 साल 370 के रहते हुए कोई मिलिटेंसी का इंसिडेंट, एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, आप कैसे कह सकते हैं मिलिटेंसी और 370 का कोई कनेक्शन था? जब से 370 हटी है तब से अगर आप देखेंगे ग्रेनेड अटैक्स में 50% इजाफा हुआ है। आज शबनम जी, आज शाहीन जी, सॉरी, आज लालचौक के हरी सिंह हाई स्ट्रीट में ग्रेनेड मारा था। कोई कार्यकर्ता आपके पीछे निकला?
लेकिन उनके पीछे कोई याकूब जी जब से एक सेकंड याकूब जी जब से मरकजी सरकार को हम देख रहे हैं, बीजेपी जब से इक़्तिदार में, एनडीए जब से इक़्तिदार में, एक सेकंड जितने भी अलगाववादी नेता थे सबको नजरबंद कर दिया गया, जिन्हें जेलों में डाल दिया गया, उनको सिक्योरिटी दी गई थी पिछली सरकारों के जरिए, उनकी सिक्योरिटी अब वापस ले ली गई। उस पर आपको पता है सालाना कितना खर्च होता था? 10 करोड़ रुपए खर्च होते थे। लेकिन मरकजी सरकार ने, बीजेपी ने तो ये काम किया है। याकूब मलिक जी, बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं दे देती हूँ। जहाँ तक मिलिटेंसी की बात आती है, मिलिटेंसी में कोई कमी नहीं आई है। अगर आप देखेंगे, नहीं इफ्रा जी, मिलिटेंसी में कमी आई है। एक सेकंड, कश्मीर की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अरे इफ्रा जी, मैंने आपको मेरी बात सुनी, पूरी बात सुनी मेरी। जब हुर्रियत का हमारे जम्मू कश्मीर में थी, और उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड की। उनके एक मिनट इफ्रा जी बोलने दीजिए, वो कंप्लीट कर लेंगे तभी चुप होंगे। एक सेकंड बोलने दीजिए, आती हूँ आपके पास। इवन की वो जब दिल्ली में आते थे, उनको 5 स्टार होटल में रखा जाता था। उनको खर्चा, उनका खाने पीने खर्चा, करोड़ों रुपया उनके ऊपर खर्चा हुआ करता था। कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके घर पे उनके गार्ड लगी होती थी। और जब से 370 खत्म हुआ और जब से वो जेल के पीछे, सुरंग के पीछे चले गए, तब से आप देखिए कि कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं में पत्थरबाजी नहीं। पत्थरबाजी खत्म हो गई है, आप खुद भी देख सके तो कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी गली कोचे में पत्थरबाजी नजर नहीं आ रही है। ये जो 370 था, ये तो सिर्फ शेख खानदान के लिए था, न तो ये मुफ्ती खानदान के लिए था। इसमें जनरल पब्लिक का कोई फायदा नहीं था। ठीक है। और मैं चलिए साहब को बताना चाहता हूँ, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की देन है। आपकी वजह से आज अगर आज कश्मीरी लोग परेशान हैं, वो आप लोगों की बदौलत से है। आज भी हमारे 15 से 20 लाख बच्चे जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और ड्रग्स कर रहे हैं, चलिए जी आपकी वजह से है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। ठीक है, क्या इस कौम को जवाब दोगे? ठीक है, आखिर इस कौम को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जवाब दे रही है इफ्रा जान, दे रही है, फिर मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। पहली बार शायद मेरी इतनी 2 साल में मैंने इतने डिबेट किए हैं, पहली बार ऑपोजिशन को ठहराया जा रहा है कसूरवार बेरोजगारी के लिए, ना कि रूलिंग पार्टी को, जो कि रूलिंग पार्टी सेंटर में भी और जम्मू एंड कश्मीर में भी पिछले 8 साल से राज कर रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ, दें तो आप लोगों की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। एक सेकंड याकूब मलिक जी सुनने दीजिए ना, याकूब मलिक जी जवाब तो देना पड़ेगा, शबनम जी जवाब तो देना पड़ेगा, मुझे इसको नॉलेज नहीं ना। ठीक है, आप दीजिएगा जवाब, लेकिन याकूब जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा गवर्नमेंट चलाई है, कांग्रेस ने सबसे गवर्नमेंट किया जम्मू कश्मीर में। तो ये जो बेरोजगारी बढ़ी है, इन लोगों ने अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने एसेट्स बनाए, अपनी प्रॉपर्टीज बनाई है। इनके मिनिस्टर्स, इनके एमएलए, इनके कार्यकर्ता को देखो ना कितनी प्रॉपर्टी बनाई है उन्होंने, बेसंपत्ति प्रॉपर्टी। ठीक है, और इन्होंने बर्बाद कर दिया। बीजेपी तो थी नहीं ना जम्मू कश्मीर के अंदर, बीजेपी तो थी नहीं इन हालातों के लिए। एक सेकंड, एक याकूब जी प्लीज बात करने दीजिए, याकूब जी प्लीज। इन्होंने अपने एसेट्स बनाए। याकूब जी और भी मेहमान हैं चर्चा में, उनसे भी बात करनी है। इस कौम को धोखा दिया। ठीक है याकूब, को कुछ नहीं मिला इनकी गवर्नमेंट से। याकूब जी ठीक है। इफ्रा जी हमारे पास एसेट्स जो है हमारे वर्कर्स के पास वो ज्यादा है, तो मैं बीजेपी के इन जो नेता हैं इनको मैं चैलेंज करती हूँ, आप जाके एफआईआर फाइल करिए ना करप्शन डिपार्टमेंट में कि इन लोगों ने इतने पैसे कहां से लाए। हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी तो अभी डायरेक्टली रिपोर्ट कर रही है प्राइम मिनिस्टर को और बीजेपी की सरकार को। आप तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर था, एक सीनियर लीडर था, उसने रामबन में प्रोटेस्ट किया, उसी दिन उस पर पीएसए लग गया। आज से पहले 1 महीने, आज 15-20 दिन हो गए उस बात को, इन्होंने पीएसए लगा दिया क्योंकि उसने प्रोटेस्ट किया था। अगर आप हमारी बात करने पे पीएसए लगा देते हैं, तो अगर हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी होती, इतना होता, आपने केसेस क्यों नहीं किए हैं? पहली बात वो। दूसरी बात, अचंबा होता है जब बीजेपी जो है वो करप्शन की बात करती है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अगर आप देखेंगे, जिस रास्ते के जरिए डोनेशन और पैसा आता है, 95% फॉरेन फंडिंग भाजपा की सरकार को गई है। 95%। ठीक है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कह रही है कि हम 5 साल सत्ता में रहे हैं, पीडीपी को आप जिम्मेदार ठहरा रही हैं, बीजेपी को आप कह रही हैं कि सारी जो चीजें हो रही है कश्मीर के अंदर वो आपकी वजह से हो रही हैं। आप मुझे बताइए, पीडीपी दम भर रही है। एक सेकंड, आप उस रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही हूँ जो गवर्नमेंट सेंटर में है। मैं आज उसी गवर्नमेंट को, ऑपोजिशन को कोई रिस्पॉन्सिबल ठहराता है क्या?
7 साल से बीजेपी, एक मिनट, एक सेकंड, 7 साल से मरकज में एनडीए है ना, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए। 7 साल से मरकज में एनडीए है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 2014 में पीडीपी के साथ इत्तेहाद हुआ था, उसके बाद अभी गवर्नर रूल है। आप मुझे बताइए कि ये जो कश्मीर के जो हालात हैं, ये महज 7 साल की देन है या 7 साल में कश्मीर के साथ नाइंसाफी हुई है? उससे पहले कश्मीर में सब कुछ ठीक था? बिल्कुल भी नहीं, पिछले 30 साल से हो रहा है। लेकिन जब मिलिटेंसी यहाँ पे स्टार्ट हुई, उस टाइम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उस टाइम पे भी आपको देखना पड़ेगा। अरे बाद में तो आप थे ना, बाद में तो आप थे ना, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं काम किया? ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, कश्मीर के हालात के लिए एक सेकंड, एक सेकंड, पूरी डिबेट ऐसे ना समझ में नहीं आती। अगर दो लोग, याकूब जी मैं आपके पास में आती हूँ ना, आपसे भी जवाब मैं ले रही हूँ, लेकिन मुझे सुरेंद्र जी से बात करने दीजिए, वो भी बहुत देर से इस चर्चा में बैठे हुए हैं। सुरेंद्र जी, कश्मीर के हालात के लिए जो जिम्मेदार था, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है? कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि कांग्रेस, ये 7 सालों में तो कश्मीर के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है ना। मुझे पहले एक बात समझ नहीं आ रही है कि कश्मीर के साथ नाइंसाफी क्या हुई है। कश्मीर के अंदर आप अगर पिछले, जैसे ये बोल रहे हैं कि पिछले 60 साल से, चाहे शेख साहब के ज़माने से लेकर आज तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो सब उसी ज़माने का बना है। आप मुझे एक बात बताएं, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे, हॉस्पिटल यहाँ पे, सड़कें यहाँ पे, बिजली यहाँ पे, पानी यहाँ पे, घर घर बिजली पहुँचाई है हमारी सरकारों ने। तो अब नई कौन सी चीज़, नौकरियाँ यहाँ पे हम लोगों ने दी है। अब इन्होंने इन 7 सालों में क्या किया कि जो आपके मतलब पूरे मुल्क के साथ साथ कोई जहाँ जहाँ स्टेट्स थी वहाँ नाम चेंज किए, जो सड़कें बनी थी उनको नाम बदलाया, जो स्टेडियम थे उनके नाम बदलाए, जो प्रोजेक्ट्स थे उनको नाम अलग अलग दिए। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी सरकार आती है, हम नहीं कहते कि हमने बहुत सारे काम किए, हम कहते हैं कि रियासत में काम करने के लिए बहुत कुछ है। जो हमसे रह गया वो आने वाली सरकारें जो होती हैं, वो कोई भी सरकार आए उसका फ़र्ज़ होता है वो करना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पिछले जो इनका दौरे काल रहा, जिसमें ये पावर में रहे, कोलिशन सरकार में मुख्यमंत्री इनका रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनके रहे, उसके बाद अभी के जो ये साल हैं, मुझे ये बताएं कि नई चीज़ क्या हुई है। हम तो चाहते हैं ये डेवलपमेंट करें, हम तो चाहते हैं जो इन्होंने वादे किए वो लोगों के पूरे करें। हम तो कहते हैं 370 को ख़त्म करने के बाद जो जो चीज़ें बोली गई वो इम्प्लीमेंट हो, लेकिन हो नहीं रहा है ज़मीन पे कुछ। अब हम लोगों ने जितना किया हमें मालूम है, ये दुनिया को मालूम है, ये अपने जितने बुजुर्गों से लेकर नौजवानों तक मालूम है कि हम लोगों ने कितना काम किया जम्मू कश्मीर रियासत के लिए। और रही बात, अब ये हम चाहते हैं कि अगर भाजपा आज की डेट में ये कहते हैं कि नहीं जी प्रधानमंत्री साहब हर रियासत में जाके बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी रियासत का भी ध्यान रखें, जो कुछ कमियां रही हैं उनको दूर करें, ना कि वो पुराने प्रोजेक्ट्स को आके इनाग्रेट करें। कुछ नई चीज करें, लोग भी खुश होंगे। हम कहाँ कहते हैं, हम तो कोई भी सरकार हो, उस सरकार को कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो कांग्रेस आपको अप्रिशिएट करेगी। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो हम अपोजिशन में हम तो टिप्पणी करेंगे चाहिए। लेकिन मैं अब तक देख रही थी तमाम जो अपोजिशन जमातें थी 370 के ही इर्द गिर्द घूम रही थी। विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ये आपने वैलिड पॉइंट उठाया है। याकूब मलिक जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, इसके बाद सीधा मैं आपके पास आऊंगी।
जम्मू कश्मीर में मौजूदा मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? क्या सिर्फ एक आर्टिकल 370 और 35A के तहत ही जम्मू कश्मीर की तमाम सियासत घूमती है, या यहाँ के आवाम के जो मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उनके ऊपर बात होनी चाहिए? इस पर हम बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। याकूब मलिक जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि सुरेंद्र जी ने कहा कि विकास के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आप जो विकास कार्य कर रहे हैं, डेवलपमेंट काम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें आपको और बेहतरी करनी होगी, इसको लेकर बात होनी चाहिए। आपकी तरफ से आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके के आपने विकास कार्य किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? जी मैं बताता हूँ। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, मैंने बार बार कहता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जितनी भी डेवलपमेंट हमारे कश्मीर में हुई जब से मोदी जी ने सरकार संभाली है, और उससे पहले इतना काम नहीं होता था। और मैं देखिए, उज्ज्वला स्कीम, पहाड़ पे भी देखो जी, किसी जो पहाड़ी लोग हैं उनको ये पता नहीं था गैस क्या होता है, उनके घर तक गैस पहुंचाया जम्मू कश्मीर सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने। देखिए, करोड़ों में हमने बैंक अकाउंट्स खोले हैं जिससे गरीब लोगों को फायदा हुआ है। और इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे ड्रेनेज का सिस्टम है, हमारे रोड्स का सिस्टम है, मैग्नेटाइजेशन का है। मैं अगर अपनी बात करूं अपने पापोर टाउन की, शबनम जी, 20 से 22 करोड़ रुपया अभी मोदी सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने मुझे दिया है। और ग्राउंड पे देखिए आप कितना काम हो रहा है हमारे पापोर टाउन में। देखिए, ये तब मुमकिन हो सका कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं होता, क्योंकि हमारे जो हमने पहले सरकार देखी है, कांग्रेस की भी देखी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस देखी है, पीडीपी देखी है, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं दिया इस कौम को। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बनाए हैं, इन्हें अपनी दौलत बनाई है, चाहे वो एमएलए इनका था, चाहे वो इनका मिनिस्टर था, चाहे वो महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब था। इन्होंने इस कौम को कुछ नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ कोई कहता है सेल्फ रूल, कोई कहता है ऑटोनॉमी। भाई, लोगों को ये नहीं, लोगों को चाहिए रोजगार, यहाँ के बच्चों को चाहिए रोजगार, यहाँ कश्मीर के लोगों को चाहिए डेवलपमेंट। इंशाल्लाह हमारी जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो पाबंद है, अपने वादे से पाबंद है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप खुद देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी जम्मू कश्मीर में, और इनकी इंशाल्लाह हम छुट्टी करेंगे। आने वाले जो हमारे असेंबली इलेक्शन है उनमें भरपूर हमारा साथ मिलेगा इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर से, और 15 से 20 के करीब हम इंशाल्लाह सीट निकाल देंगे, और इंशाल्लाह हमारी सरकार भी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इफ्रा जी, आपने कहा कि 5 साल का वक्त आपके पास कम था जब आप सत्ता में रहे। सत्ता में पिछले कुछ सालों से काबिज पार्टी, मैं सीधा कहूंगी गवर्नर रूल है, एनडीए की सरकार है मरकज में। पिछले कुछ सालों से जो हम देख रहे हैं, क्या जो आप मुतालबा कर रही हैं और जो इल्ज़ाम आयद कर रही हैं मौजूदा सरकार के ऊपर, उतना वक्त काफ़ी है उस सरकार को देने के लिए, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने के लिए? देखिए, पिछले 30 साल से यहाँ पे मिलिटेंसी का इशू है, ठीक है ना। इन 30 साल में करीबन 8 साल जो है बीजेपी की सरकार रही है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। अभी 2 साल में हो जाएंगे, और 1/3 ऑफ द टाइम जो है जब से मिलिटेंसी आई है तब से बीजेपी डायरेक्टली रूल कर रही है। और इनडायरेक्टली तो इन्होंने उससे पहले भी करीबन 15 साल रूल किया था, जब इससे पहले भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल था और गवर्नर रूल था 1990 में। तो अगर 30 साल में से आपको 15 साल आप कुछ नहीं कर पाए, तो आप बोल लीजिए ना कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 30 साल में से 15 साल यानी आधा समय बहुत ज्यादा होता है शबनम जी। और इनको कितना समय चाहिए? मैं आपको याद दिला देती हूँ, जब 370 हटाया गया था तब नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था सिर्फ 2 महीने दे दो, 2 महीने में यहाँ का टेररिज्म सब नाश हो जाएगा, सभी इश्यूज जो है खत्म हो जाएंगे। आज की बात करते हैं। आज अगर आप देखेंगे, लाल चौक में एक ग्रेनेड अटैक हुआ है जिसमें 7 लोग जख्मी हो गए हैं। कल की अगर आप बात करेंगी, आज की अगर आप फिर से बात करेंगी, घाटी के अंदर तो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। वो तो मैम पिछले 30 साल से चल रहा है, आप चेक कर लीजिए ऑपरेशन ऑल डेट कब से स्टार्ट हो गया है। ऑल आउट होने की वजह से ऑल आउट हो क्यों नहीं रहा है? तकरीबन 1000 के करीब आतंकी थे, दहशतगर्द थे, जो अब 100 से कम रह गए हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन हर साल आप देखिए 2010-2012 के करीबन हर साल जो है आर्मी बोलती है कि 200, 150, 200 मिलिटेंट्स हैं। वो 150, 200 तब से रहते हैं अभी तक, और जितनी असैसिनेशंस और प्रॉब्लम उनको क्रिएट करनी होती है उतनी वो करते हैं। आज के ही दिन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट मारा है, वहां पे बीजेपी के सरपंच को और उसकी बीवी को, दोनों को गोली मार के उनकी हत्या की गई है। एलईटी ने उनकी हत्या की है।
तो ये क्या कह रहे हैं? आज के दिन 2 अटैक हुए हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सब अच्छा है, यहाँ पे सब कुशल मंगल है। भाई आपका अपना बीजेपी का सरपंच मारा गया है, उसको तो ओन करो। दूसरी बात, मुझे उम्मीद थी कि इतना लेक्चर देने के बाद ये एक इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, जो बीजेपी की सरकार जो है, जो विदेशी डेलीगेशन 2 बार दौरा कर चुका है, रोजगार मिल रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है 2019 के बाद से, इस बात को भी नकारेंगे आप? बिल्कुल नकारूंगी। देखिए, आप डेलीगेशंस बुलाने से रोजगार और इन्वेस्टमेंट नहीं आती, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब डेलीगेशंस आए, उन्होंने यहाँ के हालात देखे और हालात देख के उन्होंने कहा कि हम यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर उन्होंने एक भी इन्वेस्टमेंट लाया होता तो मुझे बता दीजिए कौन सा इन्वेस्टमेंट है। 2 साल हो गए, इन्होंने 2016 की स्कीम और 2015 आप जब 5 साल थे, एक मिनट याकूब मलिक जी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इफ्रा जान के मुताबिक मैं कह रही हूँ, जब वो 5 साल थे सत्ता के अंदर, तो आपको लगता है कि रोजगार के मौके वहां बहुत अच्छे थे? ये लोगों को रोजगार बहुत ज्यादा लेवल पर मिलता था वहां? बेरोजगारी 2010 में 3% थी, 3% 2010 में, 2020 में 16% है। आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए। याकूब मलिक जी, 2008 में वो चीफ मिनिस्टर बने और 2010 में उन्होंने 260 लोगों का कत्लेआम किया, कश्मीरी बच्चों को मार दिया 2010 में। ये इनका काम था। और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत रोजगार दिया लोगों को। उन्होंने रोजगार दिया अपने रिश्तेदारों को, इन्होंने रोजगार दिया अपने करीबी साथियों को, अपने दोस्तों को, जहां से इनको पैसा मिला। इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई है, इनके मिनिस्टर एमएलए से देखो कितनी प्रॉपर्टीज बनाई है। और एनआईए को चाहिए उनको इन्वेस्टिगेशन हो। आज अगर कोई भी एमएलए फार्म भरने के लिए जाएगा, पहले उसको अपनी प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए। नेशनल कांग्रेस जो तबाही की जम्मू कश्मीर में, आज जो हमारे बच्चे परेशान, हमारे बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, वो सिर्फ नेशनल कांग्रेस की देन है। इन लोगों ने बर्बाद किया है, इन्होंने सेल्फ रूल दिखाया, इन्होंने ऑटोनॉमी दिखाई। आज कश्मीरी लोग इन पर विश्वास नहीं करेंगे। कश्मीरी ने इनको रिजेक्ट किया है और इनको आज राहुल गांधी जी अब आया कश्मीर जख्मों पर नमक लगाने के लिए आए, गांधी कश्मीरी पंडित हूँ। भाई साहब, कोई मानने वाला नहीं है। कश्मीरी कौम जान चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग ये धोखा दे रहे हैं। इन्होंने हमें ये सब्ज बाग हमें दिखाए और ये सब्ज बाग अब आप नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ठीक है, लास्ट कमेंट इफ्रा जान जी। अगर कश्मीरी लोगों ने हम लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट कर दिया है, उनके रिजेक्शन को हम सराखों पे रखते हैं। 100 साल ऑपोजिशन में रहने को तैयार है, लेकिन उन लोगों को उनका वोट वापस पकड़ा दीजिए। उनसे जो आपने वोट छीना है ना, ताकि वो ये ना बोल सकें कि वो किसके साथ है, वो वोट उन बेचारों को लौटा दीजिए। उसके बाद वोट करके अगर हमारे लोग कहते हैं कि हमको एनसी के साथ नहीं रहना, ना रहे साहब, उनकी बात हमारे सराखों पर, हम 100 साल ऑपोजिशन में रहेंगे, लेकिन खुदारा उन बेचारों का वोट तो उनको वापस कर दीजिए। आप लोगों ने तो उनसे उनका वोट तक छीन लिया, एक अधिकार था वो तक छीन लिया। और आप बात करते हैं उनके विश्वास होंगे ना इफ्रा जी, इंतखाब तो होंगे जम्मू कश्मीर में, परिसीमन के बाद इंतखाब होंगे। मैम, एक स्टेट इंतखाब कैसे होंगे? अभी तो नहीं हुए, जिस दिन होंगे और जिस दिन थोड़ा सब्र रखिए ना, उस दिन देखेंगे। सब्र रखिए, इंतखाब होंगे, इंतखाब होंगे। लोगों का आपने वोट, स्टेट आप रिटर्न कर लीजिए लोगों को, उसके बाद लोगों को उनका वोट दीजिए। 1,20,00,000 लोगों का आपने वोट ले लिया 2 साल से एक डेमोक्रेसी में, और आप कहती है सब्र रखिए, सब्र रखिए। भाई सब्र तो हम लोगों को नहीं होना चाहिए, सब्र तो यहाँ की सरकार ने करनी चाहिए। कहनी चाहिए कि इतने सारे लोगों को हम लोगों ने वोट के बगैर रख, इनको जल्दी जल्दी इनका वोट पकड़ा देते हैं। लेकिन नहीं, लोग से वोट छीन लिया और कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक सरकार है। ये पहली बार गवर्नर रूल नहीं लगा है, पहली बार गवर्नर रूल नहीं लगा है। इफ्रा जी एक सेकंड, पहली बार गवर्नर रूल नहीं लगा है, 7 साल पहले भी गवर्नर रूल लगा है, ठीक है, 7 सालों तक कंटिन्यू लगा था 1990 के बाद। पहली बार नहीं है गवर्नर रूल, ठीक है, पहली बार गवर्नर रूल नहीं लगा है, थोड़ा ठीक है, टेरिटरी बनाया गया है, ठीक है, पहली बार जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। चलिए, बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कश्मीर में दिक्कत है कि वहां के विकास के लिए कौन बात करेगा। सियासी जमातें अपना अपना दावा तो ठोकती हैं, लेकिन कश्मीरी क्या चाहते हैं उनकी भी आवाज सुन लो। बहरहाल आज के मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।